हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया। वेलकम है आपका आपके YouTube चैनल अकाउंटेंसी डॉक्टर में। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए। रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चैप्टरों में यूज हो रहा है। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन सभी में इसका ट्रीटमेंट आएगा और जरूर आएगा। बस क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना है। तो आज पढ़ते हैं इस टॉपिक को, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और लाइक भी करना, ठीक है? आइए पढ़ते हैं। रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए सिखाते हैं। बेटा पहले हम बात करेंगे किसकी? रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। सर कौन कौन से रिजर्व्स की बात कर रहे हैं आप? बेटा मैं जो ये रिजर्व्स की बात कर रहा हूं, ये रिजर्व्स हैं जनरल रिजर्व, ये रिजर्व है कंटिंजेंसी रिजर्व, ये रिजर्व है रिजर्व फंड, और ये रिजर्व है सिर्फ लिखा हुआ हो रिजर्व। इन रिजर्व्स की बात कर रहा हूं मैं, बात नहीं कर रहा किसकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। बात किसकी कर रहा हूं? इन चार रिजर्व की अभी। और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से हैं? दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। विच बैलेंस? सर क्रेडिट बैलेंस। ओके, इनकी बात कर रहा हूं। पहले हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। अब समझिएगा ध्यान से। चैप्टर हो चेंज इन पीएसआर का, चैप्टर हो एडमिशन का, चैप्टर हो रिटायरमेंट का, चैप्टर हो डेथ का। अगर आपके सामने क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, क्या गिवन है बेटा? बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व गिवन है, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व गिवन है, या रिजर्व फंड गिवन है, या रिजर्व्स गिवन है, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, तो बेटा आपको इसका ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है। आपको इसका ट्रीटमेंट करना ही है इन सभी केसेस के अंदर, ठीक है? अब ट्रीटमेंट करना कैसे है वो मैं आपको यहां पर आप सिखाने वाला हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना है, आराम से ध्यान देना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, समझिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दो हो सकती हैं, या तो बैलेंस शीट गिवन है या बैलेंस शीट गिवन नहीं है। अगर बैलेंस शीट गिवन है तो आपको लायबिलिटी साइड में अगर ये रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है तो आपको ट्रीटमेंट करना है। दूसरा केस है कि क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो आपको जनरल रिजर्व या कंटीजेंसी रिजर्व या रिजर्व फंड या फिर रिजर्व गिवन है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है। बैलेंस के आगे लिखा हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस के आगे क्रेडिट बैलेंस, या हो सकता है कुछ भी ना लिखा हो। इन दोनों ही केस में वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा, चाहे क्रेडिट लिखा हो चाहे क्रेडिट ना लिखा हो, ठीक है? तो अगर ये गिवन है तो इसके होते हैं बेटा दो ट्रीटमेंट। आपको मैं बात करूंगा पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट की। फर्स्ट ट्रीटमेंट, अगर मैं पहले ट्रीटमेंट की बात करूं तो वो ट्रीटमेंट क्या है? वो ट्रीटमेंट ये है कि मान लीजिए आपको ये बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको इनको ट्रीट करने के लिए कुछ भी नहीं गिवन। क्या क्या करना है? इनको बांटना है, क्या करना है? कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है? या क्वेश्चन कह सकता है कि इनको हमें बुक से खत्म करना है, मतलब बुक से आगे इसको कंटिन्यू नहीं करना, ठीक है? या तो ये कहे कि इसको कंटिन्यू नहीं करना, या ये कहे कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर ये कहे कि हमें इनको आगे
चलाना ही नहीं है, या क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता, मान लीजिए क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा, ठीक है, तो इन सभी केसेस में चाहे वो बोल नहीं रहा, चाहे लिखा है इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, चाहे लिखा है कि इन सबको हमें कंटिन्यू करना है, इन सभी केसेस के अंदर हमें ये फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉलो करना है। वो ट्रीटमेंट क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान सा ट्रीटमेंट है। आपको इन रिजर्व्स और इन प्रॉफिट को किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को, और हमेशा ओल्ड रेशियो में करना है, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट जनरल रिजर्व है या फिर कंटिंजेंसी रिजर्व है या कोई और रिजर्व है, इसको आपने क्या करना है, इनको आपने डेबिट करना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अगर गिवन है लायबिलिटी साइड में, उसको भी क्या करना है, डेबिट करना है। और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या तो उनके कैपिटल अकाउंट में या फिर उनके करंट अकाउंट में। बी, रिजर्व्स and profits distributed to partners in old profit sharing ratio, कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको, पार्टनर्स को, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम चलेंगे अपने सेकंड, ये अच्छा ध्यान देना, ये जो ट्रीटमेंट है एज इट इज चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन सब में यूज होना है। और बात आ रही है बेटा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो चेंज इन पीएसआर में ओल्ड रेशियो सारे ही पार्टनर्स का होता है, एडमिशन में वो पार्टनर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग हैं, रिटायरमेंट में वो सारे पार्टनर्स रिटायरमेंट होने से पहले जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे एबीसी हैं, बी रिटायर हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर में ए बी सी तीनों आएंगे, ठीक है। डेथ में बिल्कुल ऐसे, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रहे हो, जितने पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हैं उन सबको आपको ये रिजर्व्स और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने ही हैं, ठीक है। ये रिजर्व्स और प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में जो भी पार्टनर है, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे डेथ है, चाहे एडमिशन है, चाहे चेंज इन पीएसआर, सबको बांट देंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड ट्रीटमेंट की तरफ। आइए बेटा अब देखते हैं हम अपना सेकंड ट्रीटमेंट। सेकंड ट्रीटमेंट में क्या होता है, सेकंड ट्रीटमेंट में होता है कि अगर क्वेश्चन बोले, सपोज दैट क्वेश्चन ये कह दे कि हमें अपने इन रिजर्व्स, इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इनको कंटिन्यू करना है। क्या करना है, कंटिन्यू करना है, मतलब आने वाली जो नई बुक्स बनेगी उसके अंदर इनको हमें एज इट इज शो करना है, इसमें कुछ चेंज हमें नहीं करना। तो उस केस में हम किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि हमें उसको कंटिन्यू नहीं करना, कंटिन्यू करना है, इस वाले में कंटिन्यू नहीं करना था तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन अगर कंटिन्यू करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा और क्यों करना है, सुनो बेटा। कंटिन्यू करने पे हम ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आने वाला क्या होगा, चेंज होगा। सपोज दैट अगर मैं चेंज इन पीएसआर की बात करता हूं तो उसमें ओल्ड रेशियो मान लीजिए 3 पार्टनर्स का इक्वल था और अब वो हो जाएगा 5:3:2। तो होगा क्या कि अगर हम इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में जब कभी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को, तो वो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि अब तक के प्रॉफिट्स को बंटना चाहिए किसमें, इक्वल रेशियो में। तो उस केस में हमें यहां पर ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिससे कि किसी को एडवांटेज ना मिले और किसी को डिसएडवांटेज ना हो। बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान सी बात है कि पार्टनर्स को एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना हो फ्यूचर में, उसके लिए हम इन चीजों का ट्रीटमेंट करके चलते हैं। अब बात आती है कि सर अब अगर क्वेश्चन कहता है इनको कंटिन्यू करना है या फिर हमें बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, बुक्स में ओल्ड वैल्यू को कंटिन्यू करना है, तब हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तब आप क्या करोगे, मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीजें दे रखी हैं। सपोज दैट क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व गिवन है 20,000
एंड प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है 10,000, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए 30,000 और इसके लिए जर्नल एंट्री पास करिए क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। जैसे गुडविल की एंट्री पास करते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि इन सबको कंटिन्यू करो तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ये जो बेटा एडजस्टमेंट एंट्री वाला ट्रीटमेंट है, ये चेंज इन पीएसआर में ज्यादा पूछा जाता है, बाकी सब में ये वाला ट्रीटमेंट फॉलो होता है ज्यादा 99%। चेंज इन पीएसआर में ये दोनों ही ट्रीटमेंट फॉलो होते हैं और 50-50% चांस होते हैं इसके भी आने के और इसके भी आने के। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ, ये हमारा सेकंड ट्रीटमेंट हुआ। अब हम चलेंगे लॉसेस की तरफ और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गया। सेकंड ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट में क्या है, आपको इन रिजर्व्स को और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को पार्टनर्स को बांट देना है। ठीक है, ओल्ड रेशियो में। और सेकंड ट्रीटमेंट है कि हमें इसको कंटिन्यू करना है तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री प्रॉफिट्स के लिए क्या करनी है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किसके लिए था ये, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो पॉइंट क्या है, आइए बेटा अब हम पढ़ेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब पिछले सालों के रुके हुए जो मतलब हमारे बैलेंस हैं, सरप्लस पड़े हुए हैं, लॉसेस पड़े हुए हैं, वो है ये। ठीक है, लास्ट ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स लॉसेस, और ये है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या फिर बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अगर ये क्वेश्चन में आपको दिखते हैं तो आपको इनका ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है, चाहे ये चेंज इन पीएसआर में हो, चाहे ये एडमिशन में हो, चाहे ये रिटायरमेंट में हो, चाहे ये डेथ में हो। इज इट क्लियर? अब भी क्वेश्चन में कैसे कैसे आ सकते हैं, देखिए क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखा है, दैट इज कॉल्ड द लॉस। बैलेंस शीट गिवन है और एसेट साइड में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, तो वो क्या है, लॉस है। और ये हमेशा आपको एसेट साइड में ही मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और सस्पेंस। और मान लीजिए बैलेंस शीट गिवन नहीं है, उस केस के अंदर अगर लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो क्या होगा, लॉस होगा। और ये तो अपने नाम से ही लिखा हुआ है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो बेटा इसके भी दो ही ट्रीटमेंट होते हैं। क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, पहले ट्रीटमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, फर्स्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट में क्वेश्चन कहता है कि हमें इनको आगे बुक्स में कंटिन्यू नहीं करना, या फिर बोलता है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या फिर क्वेश्चन में इनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, बस ये दे रखे हैं। तब सर आपको इनको क्या करना है, बुक से राइट ऑफ करना है, लॉसेस को और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को बुक से राइट ऑफ करना है। सर राइट ऑफ कैसे करते हैं, सर राइट ऑफ भी पार्टनर्स के अकाउंट में करेंगे। अगर बेटा पार्टनर्स के अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, तो पार्टनर्स को लॉस मिलेगा, तो उस केस में हम पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और इन लॉसेस को क्रेडिट कर देंगे खत्म करने के लिए। कैसे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू एडवर्टाइजमेंट
सस्पेंस अकाउंट, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और इन लॉसेस को क्रेडिट कर देंगे। बीइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने लिखा बेटा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे चेंज इन पीएसआर में हो, एडमिशन में हो, रिटायरमेंट में हो या डेथ में हो, इन सभी के सभी केसेस के अंदर आपने इसको क्या करना है, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है, अगर क्वेश्चन में वो बातें लिखी हैं जो मैंने अभी बताई हैं। तो ओल्ड रेशियो में अगर चेंज इन पीएसआर की बात करें तो जितने पार्टनर हैं उतने ही होंगे, ठीक है। एडमिशन में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, रिटायरमेंट में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, डेथ में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है, उन सभी को लेना है। जो ओल्ड रेशियो के अंदर पार्टनर मौजूद हैं उन सबको ही डेबिट करना है। कैपिटल अकाउंट कब आएगा और करंट कब आएगा ये आपको पता होगा, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं हम ये फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो करंट अकाउंट आता है और जब फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल अकाउंट आता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड ट्रीटमेंट की तरफ। सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, मैं आपको आज इसका एग्जांपल भी करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, आप बस इसको बिना स्किप करे देखते जाएं, ठीक है, आपको सब समझ में आएगा। सेकंड ट्रीटमेंट है जब क्वेश्चन कहता है हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बुक्स में इनको कंटिन्यू करना है, रेगुलर चलाना है बुक्स में, ठीक है, मतलब नई बुक्स में भी ये दो सब चीजें हमें दिखाई देनी चाहिए एज इट इज, ठीक है। वो कहता है कि पुरानी वैल्यू को, बुक वैल्यू को चेंज मत करो, बुक वैल्यू को अफेक्ट मत करो। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट एंट्री है क्या, मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल है। लॉसेस के केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट being adjustment entry passed। तो बेटा आपको मुझे लगता है समझ में आई होगी बात कि अगर हमारे प्रॉफिट्स हैं तो उस केसेस में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर लॉसेस हैं तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। और फर्स्ट ट्रीटमेंट के अंदर अगर प्रॉफिट्स हैं तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं और लॉसेस हैं तो पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसके अंदर लिखा है रिजर्व्स भी दे रखे हैं, प्रॉफिट्स दे रखे हैं, डेफर्ड रेवेन्यू, मतलब एक तरीके से सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो उसके अंदर अगर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रॉफिट्स को बांटने के लिए प्रॉफिट्स को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और लॉसेस को बांटने के लिए पार्टनर्स को डेबिट और लॉसेस को क्रेडिट कर देंगे, और ऐसे ही सेकंड वाइल ट्रीटमेंट भी कर लेंगे। आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं भी समझाऊंगा, ठीक है। आपको ये सब कुछ क्लियर है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके सब कुछ समझाता हूं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ये सब कुछ आ गया और ट्रीटमेंट बताए गए हैं तो आपको इसको कैसे करना है, चाहे वो फिर रिटायरमेंट हो, चाहे फिर वो एडमिशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। आइए इसको नोट कर लीजिए। आइए बेटा, अब हम एक एग्जांपल से इसको सीखते हैं। एग्जांपल है कि हमारा जनरल रिजर्व 60,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट नहीं भी लिखा होता तो भी इसको हम पॉजिटिव ही, मतलब प्रॉफिट ही मानते हैं, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 12,000। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस होता तो ये लॉस होता। हमने 3 पार्टनर लिए हैं ए बी सी, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 532 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 111 है, ठीक है। अब हम इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करते हैं। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट की। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में वो कहता है इसको हमें कंटिन्यू नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा, ये दोनों प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को बांटेंगे। आइए बांटते हैं। जनरल रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे,
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होंगे? 60,000 से डेबिट होंगे, ठीक है। और हम इसको पार्टनर्स को बांट देंगे, टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट और टू सी's कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे? मैंने बताया आपको हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3:2। तो ये 30,000 और 18,000 और 12,000, ठीक है। बी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस की। इसको बांटेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट और टू सी's कैपिटल अकाउंट। 18,000 है, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, कितना आएगा? 9,000, ठीक है। फिर 9,000 को बांटेंगे, जो बचा हुआ 9,000 है उसको बांटेंगे, ठीक है। तो 5,400 और 3,600, ठीक है। क्लियर हो बेटा? ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बहुत ही आसान है बेटा, ठीक है। अब हम चाहते तो इस दोनों एंट्रियों को मर्ज भी कर सकते थे। कैसे करते? जनरल रिजर्व डेबिट 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 18,000, टू ए कैपिटल अकाउंट 39,000 और टू बी कैपिटल अकाउंट 23,400 और टू सी's कैपिटल अकाउंट 15,600, मतलब मर्ज करके भी लिख सकते थे, ठीक है। आपको अलग अलग करना है, आप अलग अलग कर सकते हैं, मर्ज करना है तो मर्ज भी कर सकते हैं। अब आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज अ लॉस। इसका करेंगे, इसमें हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कितना है? 12,000। 12,000 को 5:3:2 में बांटेंगे तो 6,000, 3,600 और 2,400। बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है। अब मैं आता हूं, अभी हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात मैंने आपसे करी है चेंज इन पीएसआर को लेकर, कि जब इन सब चीजों को हमें कंटिन्यू नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन ने बोल रखा है और नहीं बोला तो भी यही करना है, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन चेंज इन पीएसआर का नहीं है। सेम ही क्वेश्चन को मैं बदलता हूं। ए और बी पार्टनर्स हैं, सी एडमिट हुआ है और ओल्ड रेशियो 3:2 है, ठीक है। ओल्ड रेशियो 3:2 है। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2 है। और सी को हमने क्या करा है? एडमिट किया है। क्या करा है? सी को हमने एडमिट किया है। अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में भी बहुत इजी है बेटा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सी को एडमिट किया है, सपोज दैट 1/4 या 1/5, किसी के लिए भी एडमिट किया है वो हमें नहीं पता, और आपको फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ ए और बी को करेंगे। किसको करेंगे? ए और बी को। किस रेशियो में? 3:2। मतलब ये 60,000 सिर्फ ए और बी को बटेंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ए और बी हैं। ऐसे ही ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी ए और बी को बटेगा, ऐसे ही ये लॉस भी ए और बी को बटेगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है। इस रेशियो में 3:2 में, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, बहुत ही आसान है। 3:2 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एडमिशन। चलो सर, एडमिशन सर खत्म हो गया। अब ये सर रिटायरमेंट का बता दीजिए। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, बी रिटायर हो गए,
ओल्ड रेशियो कितना है, 3:1 है। न्यू रेशियो इक्वल है, दिया हुआ है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो और करना हमें फर्स्ट ट्रीटमेंट ही है। अगर हमें फर्स्ट ट्रीटमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ट्रीटमेंट करना है तो इस ओल्ड रेशियो में 3 पार्टनर है, जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स को 3:1 में बटेगा। रिटायर हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस भी तीनों को बटेगा 3:1 में, और ये भी 3:1 में ही बटेगा। इसको चेंज मत करना। ऐसे ही डेथ है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी यही ट्रीटमेंट फॉलो कर देना, कुछ चेंज मत करना। मतलब कहने का है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में सेम ट्रीटमेंट फॉलो करना है। बस पकड़ के रखना एक ही कंसेप्ट को कि ओल्ड रेशियो के अलावा हम किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे जब तक वो क्वेश्चन ये ना कह दे कि इन सबको सेकंड ट्रीटमेंट में डालो, मतलब कंटिन्यू करो बुक्स के अंदर। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोलो तो यही ट्रीटमेंट फॉलो करते चले जाओ। अब हम आएंगे अपने सेकंड ट्रीटमेंट की तरफ। ठीक है, वापस से मैं अपना वही चेंज इन पीएसआर का एग्जांपल कर देता हूं। इसको ओल्ड रेशियो कितना अपना 5:3:2 और न्यू रेशियो कितना इक्वल। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि ये जो तीनों चीजें हैं सर, इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इनको हमें बुक्स में कंटिन्यू करना है। तीनों एक साथ कह दे रखी हैं। ठीक है, कंटिन्यू करना है बुक्स के अंदर, इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। मान लेंगे बात सर, जैसा वो कहेगा मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस केस में? हम क्या करते हैं? ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम करेंगे ये कि हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जब क्वेश्चन ये कहता है कि हमें क्या करना है, इसको कंटिन्यू नहीं करना। ठीक है, इसको कंटिन्यू आइए बेटा सीखते हैं सेकंड ट्रीटमेंट। मान लीजिए इसको कंटिन्यू करना है बुक्स में, क्वेश्चन ने कहा है कि हमें बुक्स में इसको एज इट इज चलाते रहना है। तो अब आप क्या करोगे? आपको फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो आप क्या करें? जनरल रिजर्व 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस 18,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 12,000। देखिए ये दोनों प्रॉफिट है, ये लॉस है। प्रॉफिट्स को तो आपस में ऐड कर दीजिए और लॉस को माइनस, एक फिगर निकाल दीजिए। एक फिगर क्या आती है? 66,000। ठीक है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता था, ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता था। अगर डेबिट बैलेंस होता तो लॉस होता, तो हम क्या कर देते? माइनस कर देते। अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, तो इसलिए हमने प्लस कर दिया। मतलब प्रॉफिट्स को ऐड करिए और लॉसेस को क्या करिए? माइनस करिए। अब हमें क्या करनी है? इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्या करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री। कैसे करेंगे? बहुत आसान है बेटा। ए, बी और सी तीनों के नाम लिखें, ओल्ड रेशियो लिखें इनका 5:3:2, न्यू रेशियो लिखें 1:1:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2 और न्यू कितना है? 1:1:1। 66,000 को पहले आप बांटेंगे किसमें? 5:3:2 में, और फिर बांटेंगे 1:1:1 में। मैं आपको बताऊंगा कितना आसान है इसको निकालना, कि हमें एक एंट्री पास करनी है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सबसे पहले हम 66,000 को 5:3:2 में बांटते हैं, तो कितना आएगा? 33,000। ठीक है, और 6600 इंटू 3, 6 3 18, 6 3 18, 19,800 और 6600 इंटू 2, 13,200। देन बेटा इसको हम बांटेंगे इक्वल रेशियो में, 22,000 और 22,000। पहले बांट दिया हमने ओल्ड रेशियो 5:3:2 में, और उसके बाद बांटा इक्वल रेशियो में। ठीक है, बहुत इजी है। 5:3:2 इक्वल 1:1:1। ठीक है, अब देखो कितने का चेंज आया? 11,000 का। क्या करा? सैक्रिफाइस। यहां कितने का चेंज आया? यहां चेंज आया 2200 का। क्या किया? गेन। और यहां कितना चेंज आया?
8800 का क्या किया, गेन। ठीक है, समझ में आया? दो लोगों ने गेन किया और एक ने सैक्रिफाइस किया। तो एंट्री क्या बनेगी? अब एंट्री डिपेंड करती है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अगर ये जो अमाउंट है, जो आपने ये निकाली है अमाउंट, अगर ये पॉजिटिव की अमाउंट है, क्योंकि ये प्रॉफिट ज्यादा थे और लॉस कम था, ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा थे और लॉस कम था, तो ये थी प्रॉफिट की अमाउंट। अगर ये लॉस की होती तो क्या एंट्री करते? प्रॉफिट की है तो क्या एंट्री करेंगे? अगर प्रॉफिट की है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस की है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो इस केस में हम क्या एंट्री पास करने वाले हैं? इस केस में हम एंट्री पास करने वाले हैं, प्रॉफिट की थी तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन किसने करा है? बी और सी ने, और सैक्रिफाइस किसने करा है? ए ने। तो एंट्री क्या बनती है? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। 2200, 8800, 11000। बी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। क्या आ गई है? एडजस्टमेंट एंट्री, गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। ये ट्रीटमेंट हमें करना है जब क्वेश्चन कहता है कि हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, अपनी बुक्स में क्या करना है? कंटिन्यू करना है। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? अगर क्वेश्चन कहता है कि इनको कंटिन्यू करो तो आपने क्या करना है? ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ये एक के लिए नहीं, चेंजिंग पीएसआर के लिए नहीं, एडमिशन रिटायरमेंट सबके लिए यही करना है। ठीक है, क्या करना है? बस जो आपके पास ओल्ड रेशियो हो, न्यू रेशियो हो, चाहे वो चेंज इन पीएसआर में हो, चाहे वो रिटायरमेंट में हो, ठीक है, तो आपको यही ट्रीटमेंट फॉलो करना है। अब आप कहेंगे, आपका एक डाउट हो सकता है यहाँ पर, सर चेंज इन पीएसआर में तो पहले भी 3 पार्टनर थे, बाद में भी 3 पार्टनर है। बिल्कुल ठीक बात है। एडमिशन में तो सर ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, एडमिशन में ऐसा नहीं होगा, पहले 2 पार्टनर होंगे या 3 होंगे, एक नया बढ़ जाएगा। तो बेटा ओल्ड रेशियो 3 में है, ओल्ड को 3 में बांटो, न्यू 4 है 4 में बांट दो, न्यू 3 है, ओल्ड 2 है, 2 में बांटो ओल्ड वाला, न्यू वाले में 3 में बांट दो। आपको पता लग जाएगा, कभी वो कोई गेन कर जाएगा, कोई सैक्रिफाइस कर जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये ट्रीटमेंट चेंज इन पीएसआर से ज्यादा पूछा जाता है इन कंपैरिजन टू एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है बेटा, ये आपका मैंने आज टॉपिक कवर किया है, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमें इसमें ही कुछ और चीजें सीखनी है जिनका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो आइए इसी वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी पढ़ाता हूं। ठीक है, आप इसको नोट करिए। आइए बेटा अब पढ़ते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को यहां पर एज्यूम किया है कि मेरे पास 50,000 है, मैंने मान लिया है। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। देखिए, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो वर्कर्स जब काम करते हैं तो उनके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, उनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए कंपनी पहले से ही अपने आप को मेंटेन करके चलती है, एक रिजर्व मेंटेन करती है कि कल को अगर उन्होंने पैसा मांगा, देना पड़ा, तो उनको हम दे सकते हैं। किसके थ्रू? इस रिजर्व के थ्रू। तो कंपनी एक रिजर्व मेंटेन करती है जिसका नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसमें से पैसा निकाल के कंपनियां किसको देती हैं? अपने वर्कर्स को, जिनका क्लेम हमारे पर आता है। ठीक है सर, ये एडमिशन में भी हो सकता है, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी और चेंज इन पीएसआर में, सब में ट्रीटमेंट सेम, नथिंग विल बी चेंज। ठीक है, तो आइए आपको मैं इसके ट्रीटमेंट बनाता हूं, क्या क्या हो सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, तीनों में सेम ट्रीटमेंट। देखिए, मान लीजिए पहला केस है, केस फर्स्ट, नो क्लेम। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे वर्कर्स को चोट लगे ही लगे, हमारे ऊपर क्लेम आए ही आए।
ठीक है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि क्लेम आएगा ही आएगा। मान लेते हैं केस फर्स्ट कहता है कि क्लेम नहीं है, आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है 50,000 का, वो हमने ऊपर एज्यूम किया है और क्लेम आपके पास नहीं है, नो क्लेम। तो आप इस रिजर्व का क्या करेंगे? क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, आपने अपने हिसाब से करना है। क्या करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये रिजर्व फ्री हो गया, तो रिजर्व को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट। सब कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, न्यू? बेटा ओल्ड। किस रेशियो में सर? ओल्ड में, न्यू में? बेटा ओल्ड। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत ही सिंपल है कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में मान लीजिए हमारे ऊपर क्लेम है, क्लेम आया, और क्लेम कितना आया? मान लीजिए क्लेम आया मेरे ऊपर 20,000, ठीक है, और मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम कितना मान के चल रहे हैं? 50,000, ठीक है। क्लेम आया लेकिन कितना आया? 20,000। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस केस में रिजर्व हमारा ज्यादा है, किससे? वर्कमैन क्लेम से। क्लेम से ज्यादा रिजर्व है, ठीक है। मतलब यह है कि हमने सोचा था 50,000 रुपए हमें देने पड़ सकते हैं, रिजर्व बना के चले थे, लेकिन वर्कर्स ने जो डिमांड करी अपने क्लेम की वो कितनी करी? 20,000। कोई बात नहीं, आपको करना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करना है, कितने से? 50 से ही। क्लेम को क्रेडिट करना है, कितने से? 20,000 से। और बाकी आपको दिख रहा होगा जब मैंने 50 का रिजर्व बनाया था, 20 मेरे ऊपर क्लेम आ गया, तो अभी भी बचा हुआ कितना है? 30,000। वो किसको बढ़ जाएगा? वो बढ़ जाएगा पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। बीइंग क्लेम रिकॉर्डेड एंड बैलेंस रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आ गया होगा बेटा? ठीक है, समझ में आया? आइए, ये तो केस फर्स्ट जब क्लेम नहीं था, ये केस सेकंड जब क्लेम था, लेकिन क्लेम किससे कम है? रिजर्व से कम है, रिजर्व से कम, रिजर्व ज्यादा है। ठीक है, आइए तीसरे केस की तरफ चलते हैं। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है केस थर्ड। क्लेम आया, कितना आया? 50,000। रिजर्व भी कितना है? 50,000। क्लेम भी आया, रिजर्व भी आया, रिजर्व भी है 50,000। दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है। रिजर्व और क्लेम क्या है? इक्वल है। रिजर्व और क्लेम क्या है? दोनों के दोनों इक्वल है, बराबर है। क्लेम भी 50,000 का और रिजर्व भी। हमने सोचा था कि हमारे ऊपर क्लेम कितना आ सकता है? 50,000 का, और कितने का क्लेम आया? 50 का ही आया। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? सर सारा रिजर्व हमें किसको देना पड़ेगा? वर्कर्स को। तो एंट्री क्या बनेगी? मैंने कहा सर रिजर्व तो आपको डेबिट ही करना है 50,000 से, और टू क्लेम, क्लेम कितना? क्लेम भी 50,000। बीइंग क्लेम रिकॉर्डेड। समझ में आई बेटा बात? क्लियर हुआ पॉइंट? क्लेम नहीं था, सारा रिजर्व पार्टनर्स को बांट दिया। क्लेम था, कम था, तो जो बचा रिजर्व वो बांट दिया। क्लेम था और वो बराबर था रिजर्व के, तो सारा पैसा कहां चला गया? क्लेम पे चला गया। अब इसमें एक ही केस और बनता है, केस 3 नहीं है, 4 है, मेरे से गलती से केस 3 बोला गया, केस 4 है। अब ये चौथा केस क्या है? चौथा केस को हम समझते हैं केस फोर्थ। केस फोर्थ है कि क्लेम तो आया, 70,000 क्लेम आ गया। कितना क्लेम आ गया? 70,000। और रिजर्व कितना है? रिजर्व है
50,000 जो कि हमने मान रखा था। सर ये तो बड़ी अजीब कंडीशन हो गई, मतलब हमने माना था कि हमारे ऊपर क्लेम कितना आएगा 50,000, लेकिन आ कितना के 70, मतलब हमारी आशंका खराब हो गई, अजम्पशन खराब हो गई। हम 50,000 का रिजर्व बना के चले थे, लेकिन क्लेम कितने का आ गया 70,000 का। यहां क्या हुआ, रिजर्व कम हो गया और क्लेम ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। रिजर्व के पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ और किसके पैसे जाएंगे, क्लेम के पैसे जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ किसके पैसे जाएंगे, क्लेम के पैसे जाएंगे एक्स्ट्रा, वो भी कितने 20,000 रुपए। ठीक है, आइए करते हैं कैसे करना है इस वाले पार्ट को। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो मैंने आपको बताया कितने से डेबिट होगा बेटा, 50 से ही डेबिट होगा। ठीक है, क्लेम कितने का है सर, क्लेम है 70,000 का। बिल्कुल बेटा 70,000 का है। बेटा लाइबिलिटी 70,000 रिजर्व बना रखा है, 50,000 क्या करें सर, एक्स्ट्रा लॉस कैसे करें। बेटा एक्स्ट्रा लॉस को डेबिट करेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, आप चाहें तो मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारा पढ़ा रखा है। 20,000 का ये किसका भाई है, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो हमें एक्स्ट्रा लॉस हो गया 20,000 का। तो बीइंग क्लेम रिकॉर्डेड, सर हो गया, नहीं बेटा बस इसमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है, अगर ये रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है, तो ये लॉस हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स को तो डेबिट कर देंगे, करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का 20,000 का। बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी किसमें, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हो गया बेटा, फर्स्ट केस नो क्लेम, रिजर्व बांट दिया पार्टनर्स को। सेकंड केस क्लेम कम है रिजर्व से, तो रिजर्व से जितना क्लेम गया बाकी बच गया, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। थर्ड क्या था, क्लेम और रिजर्व बराबर, तो सारा रिजर्व किस चला गया, क्लेम में। चौथा केस क्या हुआ, क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है, तो क्या करेंगे, रिजर्व से पहले क्लेम बनाएंगे, एक्स्ट्रा क्लेम डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन में, और ये रिवैल्यूएशन का लॉस किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को। बहुत ही आसान है सभी केसेस में, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में सब में सेम ही केस फॉलो होना है, कोई चेंज आपको नहीं करना। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट रिजर्व की तरफ, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आइए बेटा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिजर्व की तरफ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके सर, सर ये क्यों बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता है इन्वेस्टमेंट के लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। मतलब क्या है सर इसका, जैसे बेटा आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं या किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स परचेज करते हैं, इन सभी केसेस में आपको फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं, इसमें नो डाउट कि लॉसेस नहीं होंगे, हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट होते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को कवर करने के लिए हम लोग एक रिजर्व मेंटेन करते हैं जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करना है, अगर ये क्वेश्चन में आता है कहीं पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो कैसे इसको मेंटेन करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, और फिर से वही बात, सभी चैप्टर्स में सेम है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, सब में सब सारे चैप्टर एक में जैसे ही है, बिल्कुल सेम होगा ट्रीटमेंट, ना कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, आइए मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 का प्रिपेयर किया है, कितने का 60,000 का। आइए, इसमें भी 3 केस होते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। आइए पहले बात करेंगे केस फर्स्ट की। ओके सर,
मान लीजिए आईएफआर तो हमने कितना कर रखा है 60,000। मान लीजिए जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, चाहे वो शेयर्स खरीदे थे चाहे वो डिबेंचर्स खरीदे थे, उसकी जो बुक वैल्यू मतलब जो मैंने परचेस की थी, बुक वैल्यू मतलब जितने पे मैं लेकर आया था, मान लीजिए उसकी बुक वैल्यू 6 लाख थी और उस इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है आज की डेट में वो भी कितनी है 6 लाख है। ठीक है, कई बार ऐसा भी दे सकते हैं कि मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता, तो मार्केट वैल्यू को हम बुक वैल्यू के इक्वल मान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में देगा मार्केट वैल्यू पता ही नहीं है तो आप उसको बुक वैल्यू के बराबर मानो, जैसे ये मैंने माना है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या लग रहा है, आपने शेयर्स खरीदे कितने के 6 लाख के, आज भी वैल्यू कितनी है 6 लाख, तो आपको लॉस हुआ कितना 0, कोई लॉस नहीं। तो आप आईएफआर में क्या करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में कर देंगे, 60,000 है, 60,000 का 60,000 कर देंगे। किस रेशियो में कर देंगे, बी आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। ठीक है, बीइंग आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है सर, आइए केस सेकंड की तरफ। ये केस क्या हो गया, बुक वैल्यू किसके बराबर थी, मार्केट वैल्यू हो गया। अब हम चलते हैं केस सेकंड की तरफ। तो केस सेकंड क्या होगा, मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी किससे, बुक वैल्यू से। आईएफआर तो हमने मान रखा है कितना 60,000, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू मैंने यहां पर भी कितनी ली है 6 लाख। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो मैंने अब ली है वो ली है 6,50,000। देखिए जरा, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई किससे, बुक वैल्यू से। अब हमें लॉस की जगह क्या हो गया, गेन हो गया, कितने का 50,000 का। ओके सर, हमने तो आईएफआर लॉस के लिए बनाया था और हमें गेन हो गया। बिल्कुल बेटा, हमने आईएफआर लॉस के लिए बनाया था पर हमें हो क्या गया गेन। कोई बात नहीं, आइए एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम गेन रिकॉर्ड करेंगे। सर गेन कैसे रिकॉर्ड करना है मैं बताता हूं बेटा, कैसे रिकॉर्ड करना है। आपको मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक पढ़ा रखा है, आप उसमें जाकर देखेंगे तो गेन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। गेन करते हैं रिवैल्यूएशन के थ्रू रिकॉर्ड, और जब भी गेन होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं टू रिवैल्यूएशन, और किसको डेबिट कर देते हैं, उस एसेट को जो इंक्रीज हो रही है। कौन सी एसेट है, इन्वेस्टमेंट। ये दोनों 50,000 से एंट्री हो गई, बीइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड। ठीक है सर, समझ में आ गया कि आपने रिवैल्यूएशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। बिल्कुल बेटा। अब क्या करेंगे, अब ये रिवैल्यूएशन का गेन और साथ ही साथ आईएफआर किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स को, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रॉफिट्स हैं। ये दोनों के दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। रिवैल्यूएशन 50,000, आईएफआर 60,000, 1,10,000। वी reserves and gain distributed to partners in old profit sharing ratio। ये भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ठीक है, बहुत ही आसान सा हो गया। ठीक है सर, केस सेकंड भी समझ में आ गया। केस थर्ड क्या होगा सर, मार्केट वैल्यू कम होगी और बुक वैल्यू ज्यादा। अब की बार होगा हमें लॉस। केस थर्ड, केस थर्ड को कराने से पहले मैं आपको बता दूं, केस थर्ड के अंदर 3 केस हो सकते हैं, तो मैं इन दोनों केसेस को सामने से आपके हटाने वाला हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, केस थर्ड के लिए, केस थर्ड मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है। इसमें 3 सिचुएशन बन सकते हैं। सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन सेकंड
और सिचुएशन थर्ड। ओके सर, 3 सिचुएशन, बिल्कुल बेटा। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 6 लाख। सर तो पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी रहेगी बेटा। बुक वैल्यू 6 लाख, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 6 लाख। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 5,75,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 5,40,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 5,10,000। ठीक है बेटा, 3 मैंने अलग अलग केस ले लिए। लॉस दिखाई दे रहा है, मार्केट वैल्यू कम है, बुक वैल्यू से लॉस हो रहा है कितना, 25,000। मतलब जो चीज आपने 6 लाख की खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 5,75 हो गई, तो लॉस कितना हो गया, 25। यहां 60,000 और यहां 90,000। ओके सर, IFR कितना था, 60,000। IFR 60,000, IFR 60,000। जी सर। अब ध्यान से देखिएगा, लॉस कम है और IFR ज्यादा। IFR और लॉस बराबर है और IFR कम है और लॉस ज्यादा है। तो ना तो यहां प्रॉब्लम आने की, प्रॉब्लम यहां पर भी नहीं आने की, यहां आएगी प्रॉब्लम। जितना लॉस सोचा था उससे कम हुआ, जितना सोचा था उतना ही हुआ, जितना सोचा था उससे ज्यादा हुआ। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इस केस में IFR को आपने डेबिट ही करना है 60,000 से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन गई है, उसको क्रेडिट करेंगे। कितने से डाउन गई है, 25,000 से। तो 25,000 का लॉस IFR ने रिकवर कर दिया। बचा कितना, 35,000। वो किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होगा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट। 35,000 being IFR distributed to partners in old profit sharing ratio, in old partners in old profit sharing ratio। ठीक है, ये तो होगा फर्स्ट सिचुएशन। इस वाले में लॉस कितना हो, इस वाले में लॉस बिल्कुल सर बराबर हुआ है, जितना IFR है उतना ही लॉस है। तो इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे 60,000 से और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे 60,000 से। सर जितना IFR में आया था उतना ही लॉस हो गया, बिल्कुल बेटा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बीइंग इन्वेस्टमेंट डाउन वैल्यू रिकॉर्डेड। ठीक है। थर्ड क्या है सर, थर्ड में लॉस ज्यादा हो गया, क्या करेंगे बताते हैं क्या करेंगे। IFR तो आपने डेबिट ही करना है अभी 60,000 से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है 90,000। सर ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, IFR 60,000 का था, लॉस हो गया 90,000 का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस केस में हम लोग एक्स्ट्रा लॉस को रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एक्स्ट्रा लॉस के लिए, बीइंग लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड। ओके सर, समझ में आ गई बात। इन्वेस्टमेंट का लॉस रिकॉर्ड कर लिया रिवैल्यूएशन से। अब क्या करना है, बस लास्ट एक एंट्री और करनी है, रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स को बांटना है। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 30,000 बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्डेड। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स। तो बेटा ये भी क्लियर हुआ। IFR में 3 केस होते हैं, एक जिसमें मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू बराबर हो, एक है मार्केट वैल्यू ज्यादा हो और एक है मार्केट वैल्यू कम हो। मार्केट वैल्यू कम वाली में 3 सिचुएशन हो सकती हैं, लॉस IFR से कम है,
लॉस IFR के बराबर है और IFR से ज्यादा लॉस है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस क्या क्या किया, सारे रिजर्व, सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इनको स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं दोनों को। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हो सकता है वीडियो में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो, थोड़ी सी आवाज हो, कभी कोई आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको इग्नोर करना, बस स्किप मत करना, आप पूरी वीडियो देखना तो आपको हर चीज टॉपिक समझ में आएगा। बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए ये वीडियो, बहुत ज्यादा काम आने वाली है आप लोगों के लिए। बस ध्यान से देखना और अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब कर देना चैनल, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। CBSE बोर्ड के बच्चे, ICSE बोर्ड के बच्चे, UP बोर्ड के बच्चे सभी इसको देख सकते हैं और आपकी 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, बहुत ज्यादा आपकी हेल्पफुल करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अकाउंटेंसी डॉक्टर एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।